हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई होप यार कि आप लोग को लॉकडाउन अच्छा जा रहा होगा। आप लोग अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रहे होगे, घर पे बैठे रहो, बाहर मत निकलो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन चालू रखो। तो यार बात कर लेते हैं आज की वीडियो की टॉपिक की। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तक हमने टेंस के 3 वीडियोस देख चुके हैं, 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यार प्रेजेंट परफेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। वह एक्शन या वर्ब का वह फॉर्म जो हमें ये बताता हो कि जो हमारा काम है, एक्शन है, वो अभी अभी ख़त्म हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता तो आइए आइडेंटिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो ऐसे वाक्यों की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है इनके अंत में, या ऐसे वाक्यों के अंत में आ है, या है, ए है, ई है, ईटीसी आते हैं। और दूसरी बात ये कि इनका जो कार्य होता है ना, वो वर्तमान में पूर्ण हो जाता है। क्लियर। तो यार कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे वह अभी अभी बाहर गया है, यानी कि उसका जो जाना है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी आप देख सकते हो, लास्ट में आया है या है। तो ये सेंटेंस किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट का। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने ये अखबार पढ़ लिया है, यानी कि जो मेरा पढ़ना है वो अभी अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे लास्ट में या है, आया भी है। तो यार ये दोनों सेंटेंसेस हो गए हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। जैसा कि आपको पता है कि हर एक टेंस की अपनी अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, अपना अपना एक वर्ब का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैव या फिर हैज़। यहाँ पे आई, यू और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि इनके साथ जो वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। क्लियर। अब देखो यार, आपको तो पता है कि हर एक टेंस का या हर एक सेंटेंस के अपने 4 टाइप्स होते हैं। हम टेंस की बात करें अगर टेंस में, तो हम 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। और अब तक जितने हमने टेंस पढ़े हैं उन सब में हमने एक चीज़ सीखा है कि जो टेंस का स्ट्रक्चर है ना वो सेम ही होता है। अगर आपका अगर अफर्मेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर सेम होगा सारे टेंसों का। अगर निगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़ करके, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो यार हम बार बार इन चीज़ों को नहीं डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव में आप देखो, जो आपका स्ट्रक्चर आपको पता है कि सब्जेक्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। बस यहाँ पे क्या होता है ना कि हर एक टेंस में अपना हेल्पिंग वर्ब और अपना वर्ब का फॉर्म यूज होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यार मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो यार पहले तो आप उन वीडियो को पॉज करो, पेन पेपर उठाओ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, उनको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप कि यार आप लोगों ने वीडियो पॉज करके किया होगा। तो और देख लेते हैं इसका ट्रांसलेट क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो, पहला सेंटेंस जो है, मैंने अपना काम कर लिया है। इसमें आप देखो सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हम कैसे ढूंढेंगे? पहले हम ढूंढते हैं वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है? करना। और फिर हम देखते हैं किसने ये काम किया, कौन कौन कर रहा है। तो उत्तर आता है मैंने। तो मैंने की अंग्रेजी लिखते हैं पहले, मैंने की इंग्लिश लिखेंगे आई। उसके बाद हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हो जाता है यहाँ पे आई के अनुसार हैव। और उसके बाद वर्ब करना का इंग्लिश होती है डू, और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। और डन के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बचता है माई वर्क, यानी कि मेरा काम या अपना काम, वो हम लिखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव डन माई वर्क। दूसरा सेंटेंस है, यहाँ वर्षा पहले ही हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इट। इट के साथ हमें पता है लगती है सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैज़। उसके बाद आप देखो पहले ही के लिए हम लिखते हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि जो ऑलरेडी है वो हमारा मेन वर्ब से पहले आता है। तो इट हैज़ ऑलरेडी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, यानी कि रैन की थर्ड फॉर्म में लिखनी है। तो रेन्ड द हियर, यहाँ है इसलिए यहाँ पे हियर, वहाँ होता तो देयर। क्लियर। आओ देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में भी आपको वही पता है कि हमें मेन वर्ब से पहले नॉट लगानी है, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो यार फिर आपके सामने कुछ सेंटेंसेज हैं, जैसे तुम उससे नहीं मिले हो। इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। जो नीचे में है, थिएटर में फिल्म शुरू नहीं हुई है, उसको आप लोग पॉज करके ट्रांसलेट जरूर करना। तो यार देखो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, यहाँ पे हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा तुम,
तुम के लिए हम लिखते हैं यू, और यू के बाद हमें लिखनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यू के अनुसार हैव आएगी, तो यहाँ पे यू हैव, उसके बाद नॉट लिखना है, नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मीट की थर्ड फॉर्म मेट हो जाती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम। तो यार इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू हैव नॉट मेट हिम। अब दूसरा आप पॉज करके ट्रांसलेट करो, तो आई होप कि आपने किया होगा ट्रांसलेट। तो आइए देख लेते हैं। थिएटर में फिल्म शुरू नहीं हुई है, तो इसका जो सबसे पहले हम ढूंढेंगे यहाँ पे आपका वर्ब, कि वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या है, शुरू होना। ठीक, अब देखो क्या नहीं शुरू हुआ है, थिएटर तो शुरू नहीं हुआ है, फिल्म शुरू हुआ है, तो फिल्म हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि फिल्म, और फिल्म हमारा सिंगुलर है, इसकी वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे हैज़, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है नॉट, और नॉट के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्टार्ट शुरू होना का इंग्लिश होती है स्टार्ट, और स्टार्ट का थर्ड फॉर्म होता है स्टार्टेड, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट यानी कि कहाँ पे स्टार्ट हुई है, इन द थिएटर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आने वाली है, तो पहले तो खुद से ट्राई किया करो एक बार। अब देख लेते हैं यार इंट्रोगेटिव में भी आपको पता है कि दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं हमारे। पहला, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं या जिनका उत्तर हाँ या नहीं में आता है, ऐसे वाक्य। तो इनके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये याद रखना है कि जब भी क्या से शुरू होगा तो जो हमारा स्ट्रक्चर शुरू होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़ या फिर हैव। दूसरा जो तरह का हमारा सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आने वाले वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे क्या, कब, कैसे, अगर बीच में आता है तो वो हमारी दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस हो जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। तो यार यहाँ पे दो सेंटेंसेज हैं, पहले आप उनको ट्रांसलेट करो, खुद से वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यार देखो, ट्रांसलेट तो कर ही लिया होगा तुमने अब तक। तो यहाँ पे देखो, पहला जो सेंटेंस है हमारा, क्या तुम वहाँ गए हो। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है क्या, या फिर अगर आप इसका उत्तर देने की कोशिश करोगे कि क्या तुम वहाँ, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ क्या तुम वहाँ गए हो, तो आप इसका उत्तर या तो हाँ दोगे या तो नहीं दोगे। तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर ही हाँ या नहीं आता है, या ऐसे प्रश्न, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, तो ये हमारे पहली कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं किसके अनुसार है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, तो तुम के अनुसार सब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी हैव, और हैव के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा यू, और यू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ जाना का इंग्लिश होता है, या गए हो यहाँ पे, तो गए मतलब जाना ही, तो जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हैव यू गॉन, अब कहाँ गए हो, देयर, वहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे देयर हो जाएगा। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हैव यू गॉन देयर। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, उसने यह काम कैसे किया है। अब यहाँ पे देखो, आपने कैसे, जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो दूसरी कैटेगरी का है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा हाउ, उसके बाद हमने लिखा हैज़ हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है ही। तो हाउ हैज़ ही, अब करना, यानी कि करना का जो इंग्लिश होता है वो होता है डू, और डू का हमने थर्ड फॉर्म लिखा यानी कि डन, और उसके बाद दिस वर्क, जो हमारा ऑब्जेक्ट था यह काम, वो हमने लिख दिया यहाँ पे दिस वर्क। तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हाउ हैज़ ही डन दिस वर्क। तो यार अब बात कर लेते हैं अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव की। तो मैंने आपको दो वीडियोज़ में ऑलरेडी बता दिया है कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव का रूल क्या होता है। जैसे ये है वैसे ही उनका भी स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी दो टाइप के सेंटेंसेज आते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले, दूसरे जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। और बात रही नॉट लगाने की, तो नॉट तो हमें पता है कि मेन वर्ब के पहले ही लगता है। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं पे है, सिर्फ इंट्रोगेटिव निगेटिव में जहाँ पे भी इंट्रोगेटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है, वहाँ आपको सिर्फ नॉट हेल्प, जो आपकी मेन वर्ब है उसके पहले लगा देना है। क्लियर। तो आज हम तीन ही टाइप के सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आप खुद से कुछ सेंटेंसेस लो, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश